हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार। कौन बनेगा इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो वीडियो होने वाली है वो डीसी जनरेटर का पार्ट 3 होने वाला है। अभी तक हमने डीसी जनरेटर के बारे में बहुत सारे बातों के ऊपर हमने चर्चा किया था और बहुत अच्छे तरह से हम लोगों ने समझा कि डीसी जनरेटर क्या होता है। ठीक है, हमारा जो पिछले क्लास का लास्ट टॉपिक था वो था हमारा डीसी जनरेटर की संरचना। उसमें हम लोगों ने डीसी जनरेटर के बारे में जो उसका पार्ट पुर्जा होता है उसके बारे में डिटेल से स्टडी किया था और उसका जो कुछ पॉइंट बच गया था डीसी जनरेटर की संरचना के बारे में उसको हम लोग क्या करेंगे आज के वीडियो में उसको क्लियर करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट आता हुआ था हमारा कम्यूटेटर। ठीक है, जिसको हम हिंदी में दिग परिवर्तन के नाम से जानते हैं। कम्यूटेटर के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कम्यूटेटर क्या होता है, इसका क्या काम होता है। ठीक है, चलिए हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं कम्यूटेटर के बारे में। कम्यूटेटर के बारे में यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि कम्यूटेटर एक ऐसी युक्ति है, कम्यूटेटर एक ऐसी युक्ति है जो डीसी मशीन में लगाया जाता है। ठीक है, जो डीसी मशीन में लगाया जाता है और ये क्या करता है, एसी को डीसी में परिवर्तन करता है। ठीक है, कौन, हमारा कम्यूटेटर। आ रही है समझ में। और ये जो कम्यूटेटर होता है ना, आर्मेचर के शाफ्ट पर लगाया जाता है। किसके पर लगाया जाता है, आर्मेचर के शाफ्ट पर। ठीक है, जो डीसी मशीन में जो घूर्णन करने वाला जो भाग होता है ना आर्मेचर, उसके ऊपर लगाया जाता है कम्यूटेटर का। ठीक है, ये पॉइंट हमारा पहला था। अगला पॉइंट मैंने लिखा कि जो कम्यूटेटर होता है ना वो हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है, हार्ड ड्रोन कॉपर का बना होता है। ठीक है, कम्यूटेटर। अरे बात समझिए। चलिए पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करना है कि जो कम्यूटेटर का आधार होता है ना वो बैकेलाइट का बना होता है। किसका बना होता है, बैकेलाइट का बना होता है। ठीक है, और उसमें जो छोटा छोटा जो गैप होता है उसमें अभ्रक का चूर्ण भर दिया जाता है। किसमें, कम्यूटेटर के जो आधार होता है ना उसमें जो खंड भरा होता है उसमें अभ्रक का चूर्ण भर दिया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलिए इसको फटाफट आप क्या कीजिए, नोट कीजिए इसको और इसको हम क्या करते हैं मिटा करके और अगला टॉपिक और बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। चलिए हम क्या करते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं कि कार्बन ब्रश होता है क्या। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर नोट करना है कि डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रश की जो संख्या होती है ना वो 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, मतलब ये कि डीसी जनरेटर में कार्बन ब्रश से 2 लगे होते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में। जो कम्यूटेटर से क्या करता है, डीसी सप्लाई लेकर के और हमको आउटपुट साइड में बाहर देता है। ठीक है, क्या करता है, इसको सप्लाई लेकर के बाहर देने का काम करता है कौन, हमारा जो कार्बन ब्रश होता है ना वो। अरे बात समझ में। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करना है कि बड़े डीसी जनरेटर में जो कार्बन ब्रश लगा होता है वो कार्बन तथा कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बन प्लस कॉपर का जो मिक्स होता है ना वो बना होता है। ठीक है, बड़ा डीसी जनरेटर में। अरे बात समझ में। और कार्बन का जो ताप गुणांक होता है ना वो ऋणात्मक होता है। अरे बात समझ में। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपको नोट करना है कि जो हमारा कार्बन ब्रश होता है ना उसमें एक गुण पाया जाता है। क्या गुण पाया जाता है कि जब कार्बन का जो टेम्परेचर होता है ना, जो उसका ताप होता है, जब वो बढ़ने लगता है तो उसका जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो घटने लगता है। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पर नोट करना है कि कार्बन का ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध घटने लगता है। किसका, कार्बन का। ठीक है, चलिए इसको आप पहले नोट कर लीजिए, उसके बारे में इसके आगे हम बताते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिए। चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट करना है कि जो कार्बन ब्रश होता है ना वो कम्यूटेटर पर क्या करता है, जो दबाव लगाता है वो दबाव जो होता है ना वो 100 से 250 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, जो कार्बन ब्रश होता है उसमें एक स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, और ये स्प्रिंग क्या करता है, उसको आगे धकेल करके रखता है। जब ये इसको धकेलता है ना स्प्रिंग कार्बन ब्रश को, तो कार्बन ब्रश जो होता है कम्यूटेटर पर दबाव लगाता है। ठीक है, तो ये जो दबाव होता है ना ये 100 से 250 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है कम्यूटेटर पर। आगे समझ में। चलिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें नोट करना है कि कार्बन ब्रश का 2/3 भाग, ठीक है, कितना भाग, 2/3 भाग जब घिस जाता है ना तो इसे बदल दिया जाता है। किसको, कार्बन ब्रश को। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब कार्बन ब्रश का 1/3 भाग, ठीक है, जब कार्बन ब्रश का 1/3 भाग जब बच जाता है तो उसको बदल दिया जाता है। ठीक है, टोटल 3 भाग अगर मान लेते हैं, 3 में से क्या कीजिए 2 भाग जब घिस जाता है तो 1 भाग बचा, तो 1 भाग जब बच जाता है तो इसको क्या किया जाता है, कार्बन ब्रश को बदल दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा डीसी जनरेटर के संरचना का जो पॉइंट है, यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बताया। इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो था हमारा डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, तब हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं आपको। अगला टॉपिक हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं डीसी जनरेटर का वर्गीकरण। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए
कहने का मतलब ये है कि डीसी जनरेटर का वर्गीकरण होता क्या है। तो डीसी जनरेटर का जो वर्गीकरण करने का मतलब ये है कि ये डीसी जनरेटर कितने प्रकार का होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। यही होता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर की अगर हम लोग बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा प्राइम मूवर जनरेटर और दूसरा होता है हमारा एक्साइटेशन सिस्टम जनरेटर, ठीक है। आ रही है समझ में। चलिए, प्राइम मूवर जनरेटर की अगर हम लोग बात करें तो ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है हमारा वाटर टरबाइन जनरेटर और दूसरा होता है स्टीम टरबाइन जनरेटर, ठीक है। और जो हमारा तीसरा होता है वो होता है डीजल इंजन जनरेटर। आ रही है समझ में। चलिए, और जो हमारा एक्साइटेशन सिस्टम जो जनरेटर होता है उसको हम उत्तेजना प्रणाली जनरेटर कहते हैं। और ये होता है दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है हमारा सेल्फ एक्साइटेशन जनरेटर जिसको हम स्व उत्तेजित जनरेटर कहते हैं, और दूसरा होता है सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर, ठीक है। इसको पृथक उत्तेजित जनरेटर कहते हैं, ठीक है। इन सबके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल अभी इतना ही समझिए, ठीक है। चलिए, सेल्फ एक्साइटेशन जनरेटर की अगर हम बात करें, ये इसका ये एक ही प्रकार का होता है, ठीक है। जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है ये एक ही प्रकार का होता है। सेल्फ एक्साइटेशन जनरेटर की अगर हम लोग बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, ठीक है, जिसको हम अस्थायी चुंबकीय जनरेटर कहते हैं। अरे बात समझ में। और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है टेम्पोररी मैग्नेट जनरेटर जिसको हम अस्थायी चुंबकीय जनरेटर कहते हैं। आ रही है समझ में। चलिए, जो हमारा परमानेंट जो मैग्नेट जनरेटर होता है उसका एक ही प्रकार होता है, उसको हम कहते हैं डायनेमो। और इसको डायनेमो का हम छोटा जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आ रही है समझ में। चलिए, टेम्पोररी मैग्नेट जनरेटर की अगर हम बात करें तो ये होता है तीन प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होता है। एक होता है हमारा सीरीज जनरेटर, दूसरा होता है हमारा शंट जनरेटर और तीसरा होता है हमारा कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। चलिए, सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर का कोई प्रकार नहीं होता, ये खुद ही एक प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए, कंपाउंड जनरेटर की अगर हम बात करें तो ये भी होता है कितने प्रकार के? ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं उसके बाद हम लोग कंपाउंड जनरेटर के बारे में बताते हैं। यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम पड़ गया था। चलिए, इसको आप नोट कर लिए। चलिए, चलिए, कंपाउंड जनरेटर की अगर हम लोग बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है हमारा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। चलिए, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर के अगर हम लोग बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा लॉन्ग शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर और दूसरा होता है हमारा शॉर्ट शंट क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। चलिए, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की अगर हम लोग बात करें तो ये भी दो प्रकार का होता है। लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर और शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए। चलिए, तो गाइस ये था हमारा डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, इतने प्रकार से डीसी जनरेटर का वर्गीकरण किया गया, इतने प्रकार का डीसी जनरेटर होता है। ऐसे अगर बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप सीधे सीधे जवाब दे सकते हैं कि डीसी जनरेटर तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? तो सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। अगर डिटेल में अगर चर्चा करें, अगर डिटेल में अगर आपसे पूछे तो इतना प्रकार से आप उसको वर्गीकरण बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए, तो अभी अभी हम लोगों ने जाना कि जो डीसी जनरेटर होता है वो दो प्रकार का होता है, प्राइम मूवर और एक्साइटेशन सिस्टम। एक्साइटेशन सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर और सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर होता क्या। इसको हिंदी में कहा जाता है उत्तेजित जनरेटर, ठीक है। मतलब सॉरी, पृथक उत्तेजित जनरेटर। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं उसके बारे में, उसके बाद हम आपको पॉइंट लिखवाएंगे तो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो जो सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर होता है वो नाम से ही क्लियर है, ठीक है। इसको कहा जाता है पृथक उत्तेजित जनरेटर। पृथक करने का मतलब है कि अलग से, उत्तेजित करने का मतलब है कि स्टार्ट किया जाता है, और जनरेटर मतलब जनरेटर। अरे समझ में। तो ऐसा जनरेटर जिसको अलग से स्टार्ट किया जाता है, अलग से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि अलग से उसमें सप्लाई दे करके, उसका जो फील्ड पोल होता है उसमें अलग से सप्लाई दे करके उसमें मैग्नेट बनाया जाता है और उसको स्टार्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर, सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर। आ रही है समझ में। चलिए, तो इसमें पहला पॉइंट आपको नोट करना है। पहला पॉइंट कि इस जनरेटर में अलग से डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस जनरेटर में, किसमें? सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर में। क्योंकि इस जनरेटर के फील्ड पोलो को अलग से उत्तेजित करने की आवश्यकता होती है। अलग से उत्तेजित करने का मतलब ये है कि इसमें अलग से चुंबकीय क्षेत्र बनाना पड़ता है। आ रही है समझ में। चलिए, अगला पॉइंट नोट करना है कि इस जनरेटर में जो इनपुट डीसी होता है ना, जो हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है, वो आउटपुट डीसी के मान से कम होता है। अरे समझ में। कहने का मतलब है कि जो सप्लाई हम इसमें देते हैं ना, तो इससे दे करके जो हमारा आउटपुट बाहर जो सप्लाई आता है उसका मान जो होता है ना, इनपुट जो देते हैं उससे अधिक होता है, ठीक है। मतलब इनपुट का कम और आउटपुट का ज़्यादा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इनपुट, ठीक है, इनपुट डीसी, समझ में आ रही है, और इसको हम आउटपुट डीसी, ठीक है।
ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब जो इनपुट देते हैं सप्लाई वो कम देते हैं और इससे हम ज़्यादा सप्लाई लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला पॉइंट लिखवाते हैं। चलिए अगला पॉइंट इसको नोट करना है कि यह जनरेटर कम इनपुट सप्लाई लेकर के अधिक आउटपुट सप्लाई देता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जब हम कम इनपुट सप्लाई देते हैं ना, तो ये हमको अधिक आउटपुट पावर सप्लाई देता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमको पावर सप्लाई बाहर देता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आ रहा है समझ में? जब ये ज़्यादा लेता है और कम देता है तो इसकी कोई ज़रूरत पड़ती है क्या? कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी खास बात यही है कि ये कम इनपुट सप्लाई लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में पावर सप्लाई आउटपुट साइड में देता है, ठीक है। इसकी यही खास बात है। आ रहा है समझ में? चलिए अगला पॉइंट नोट करना है कि इस जनरेटर का जो उपयोग किया जाता है वो धातु का शोधन करने के लिए, विद्युत लेपन करने के लिए, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, उसमें किया जाता है। किसका? सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर का प्रयोग, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला टॉपिक और बढ़ते हैं, वो हमारा आता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। वो क्या आता है इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता क्या है। समझ में आ रहा बात? पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा। आ रही है समझ में? चलिए, जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है उसको हम कहते हैं स्व उत्तेजित जनरेटर, ठीक है। समझ में आ रहा? मतलब खुद से स्टार्ट होने वाला जनरेटर। आ रहा समझ में? तो जो सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर होता है ना, ये खुद का चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर लेता है, खुद से मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, ठीक है। तो ऐसा जनरेटर जो खुद का चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर लेता है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। बात है कि समझ में? चलिए जो हम अभी यहाँ पर बोले हैं वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? चलिए हम आपको जो डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन जब आपको बता रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है टेम्पोररी मैग्नेट जनरेटर और एक होता है परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पहले जान लेते हैं कि परमानेंट मैग्नेट जनरेटर क्या होता है, उसके बाद हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट जनरेटर के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लिए। चलिए इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि परमानेंट मैग्नेट जनरेटर होता क्या है, ठीक है। पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए परमानेंट मैग्नेट जनरेटर की अगर हम लोग बात करें तो इसको कहा जाता है अस्थायी चुंबकीय जनरेटर, ठीक है। समझ में आ रहा? कहने का मतलब यह है कि ऐसा जनरेटर जिसमें अस्थायी चुंबकीय मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अरे समझ में? कहने का मतलब यह है कि अस्थायी चुंबकीय जनरेटर में परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? परमानेंट मैग्नेट का, मतलब अस्थायी चुंबकीय चुंबक का प्रयोग किया जाता है। किसमें? परमानेंट मैग्नेट में। अरे समझ में? इसमें वाइंडिंग नहीं किया जाता। ये जो जनरेटर होता है ना, इसमें वाइंडिंग नहीं किया जाता। वाइंडिंग के स्थान पर परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग करके अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र तैयार किया जाता है। अरे समझ में? इसमें कहने का मतलब इसका जो फील्ड पोल होता है ना, उसमें वाइंडिंग नहीं किया जाता। उस जो वाइंडिंग होता है ना, वाइंडिंग के स्थान पर परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी लगा दिया जाता है और उस परमानेंट मैग्नेट की सहायता से अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र तैयार किया जाता है, ठीक है। और जब आर्मेचर नाचती है ना, घूर्णन करती है, तो उस जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, उससे जो बल रेखा बनती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं बनती है, उसको आर्मेचर उसको कटिंग करते रहती है और साथ ही साथ क्या करती है? विद्युत धारा, मतलब विद्युत जनरेट करते रहती है। आ रहे समझ में? चलिए इस जनरेटर का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? वाहन के डायनोमो में किया जाता है, ठीक है। कौन से? परमानेंट मैग्नेट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर? वाहन के जो डायनोमो होता है ना, डायनोमो में परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। आगे समझ में? चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि टेम्पोररी मैग्नेट जनरेटर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि टेम्पोररी मैग्नेट जनरेटर होता क्या है। पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए टेम्पोररी मैग्नेट जनरेटर की अगर हम लोग बात करें तो इसको कहा जाता है अस्थायी चुंबकीय जनरेटर, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें जब तक ये ऐसा जनरेटर है कि जब तक इसमें विद्युत धारा सप्लाई रहती है तब तक इसके फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र का जो गुण होता है वो विद्यमान रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें से सप्लाई हटा लिया जाता है, इसका जो फील्ड का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो मैग्नेटिक गुण होता है ना, वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है टेम्पोररी मैग्नेट जनरेटर। अरे समझ में? तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि इस जनरेटर में जब तक विद्युत धारा रहती है, इस जनरेटर में जब तक विद्युत धारा रहती है तब तक इसमें चुंबक के गुण विद्यमान रहते हैं, ठीक है, इस जनरेटर में। और जैसे ही विद्युत सप्लाई हटा लिया जाता है, इसके जो फील्ड होता है ना, फील्ड का चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है इस जनरेटर में, ठीक है। इसी कारण से इस जनरेटर को कहा जाता है टेम्पोररी मैग्नेट जनरेटर और अस्थायी चुंबकीय जनरेटर। आ रहा समझ में? और ये जो टेम्पोररी मैग्नेट जनरेटर होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला आता है हमारा सीरीज जनरेटर, दूसरा आता है हमारा शंट जनरेटर और तीसरा आता है हमारा कंपाउंड जनरेटर, ठीक है।
चलिए इसको फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो गाइस आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज के क्लास में डीसी जनरेटर के बारे में जितने सारे पॉइंट बताए वो आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। बात रही यहाँ पर सीरीज शंट और कंपाउंड जनरेटर की, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट पर करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।